करून घेतो, बघतो सर काय म्हणते. चलो स्टार्ट करें. मैंने आपको ऐसा बोला था कि मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है जरा उसके नजर डाल के देखो, है ना, और कुछ मिलता है क्या मुझे बताओ. तो स्टार्ट करें. पहला वाला हमने देखा था, इन एक्स लिमिटेड थेफ्ट ऑफ कैश 5 लाख बाय द कैशियर वाज डिटेक्टेड. हाँ हमने ये देखा था, राइट, कि भाई वो हुआ था कब, जनवरी में, लेकिन डिटेक्ट बाद में मई में हुआ, तो इसको एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो उन्होंने क्या बोला था, करेक्ट. और आपका कहना था कि नहीं करना चाहिए, क्यों, अच्छा करना चाहिए. तो लेकिन इसको सर ठीक से ड्राफ्ट तो करना पड़ेगा, लिखेंगे कैसे. तो आइए, हाँ नाही तुम्ही हे बघ, पहिली गोष्ट की त्यांचा पॅटर्न फॉलो करा, राईट. त्या पॅटर्न नुसार कळून जातं की त्यांचं काय म्हणणं आहे ते, कारण काय खूप काही अशी व्हरायटी येणार नाहीये. ओके, सो चलो, तुमचं जे म्हणणं आहे की सर नरोवा कुंजरोवा लिहून येऊ ना, मग म्हणजे काय दोन्हीकडे सेफ. चलो देखते हैं, बता दो ना उसको ऐसे डेकोरेट करेंगे. रेडी, चलो. पीपीए नोट्स क्वेश्चन नंबर 1, SMIQ 1. फैक्ट ऑफ द केस. जब ये डिस्कशन होता है ना तो ये फॉर्मेट अच्छा है. थेफ्ट लॉस happened in January while theft loss happened in January while it was detected on, क्या ऑन है कि इन है, इन मे, ईयर भी दिया है 20x1, विच इज आफ्टर ईयर एंड बट बिफोर approval of books, which is after year end but before approval of books. ठीक है. नेक्स्ट, related provision and conclusion. एज पर AS4 हमारे इसका ट्री डायग्राम बाकी है, सब होने के बाद लिख करेंगे. एज पर AS4, अब आप पूरा नाम बाद में लिखो, कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट. ये आप एग्जाम में जरूर लिखो, अभी नहीं लिख रहा हूं मैं. सच इवेंट इज टर्म्ड एज, कॉल्ड एज, नेम्ड एज वन एंड द सेम. Event occurring after balance sheet date and it is divided in two parts, First, non-adjusting event. These are the events not known
on balance sheet date. These are the events not known on balance sheet date, but confirmed thereafter. बाद में कंफर्म हुआ, राइट? These are not to be adjusted. These are not to be adjusted in the books of earlier year. These are not to be adjusted in the books of earlier year, but should be either ignored or given as a footnote last year and to be adjusted in next year. राइट? दीज आर कॉल्ड एज नॉन एडजस्टिंग, कि भाई लास्ट ईयर का है लेकिन मालूम नहीं था, बाद में कंफर्म हुआ, तो लास्ट ईयर में एडजस्ट नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा फुट नोट दे दो. सेकेंड एडजस्टिंग इवेंट, थोड़ा सा ग्रामेटिकल गड़बड़ है तो कर लेता हूं, वैसे बहुत सारी हो सकती है, मुझे समझ में जो आई. ऊपर हमने नॉन एडजस्टिंग इवेंट लिखा है सिंगुलर, और मैंने दीज आर लिखा है, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कर लो. यहाँ पे भी एडजस्टिंग इव्हेंट्स. सो एवढं पर्टिक्युलर म्हटलं तुमच्या नोट्सचं गडबड होईल, जाऊ दे, एवढं नाही बघायचं. राईट डाऊन. दीज वेर, कमी शब्द करू अजून, नोन ऑन बॅलन्स शीट डेट, but confirmed thereafter. But confirmed thereafter. Thus, to be adjusted in the last year books. To be adjusted in the last year books. Right? Here, the theft loss was not known on balance sheet date. So, ideally, not to be adjusted. मैंने क्या किया देखिए, मैंने कैपिटल में लिखा, बट इफ मैनेजमेंट थिंक that it has a substantial impact on last year's financial position, then it should be adjusted that is debited to P&L account of last year.
झाली, समाधान झालं तुझं, लिहिलं दोन्ही, राइट। अब इसमें मुझे रिस्क ऐसी लगती है कि सर वो कैसे सोचते होंगे, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को अंडरलाइन कर देता हूं, राइट। मैं उसको बोलता हूं देख मैंने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, वही पढ़, हो जाता है काम, टेंशन फ्री, क्लियर। ऐसा हमें कुछ जगह पे पॉलिटिकली डील करना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन 2, एन अर्थक्वेक An earthquake destroyed a major warehouse of company on 20th May. The accounting year ended 31st March. Accountant approved on 30th June. तो उस पीरियड में है. The loss from earthquake is estimated to be 30 lakh. State with reason whether the loss due to earthquake is adjusting or non-adjusting event. How the fact of loss to be disclosed in the company. So is it adjusting or non-adjusting? Ideally it is non-adjusting because it was not known on the balance sheet date. So ideally it is non-adjusting event, but again if it is having a substantial impact then it should be adjusted. Otherwise at least its disclosure must be made in the books of account and director's report. Got the point? तो ऐसे आप दोनों लिख के आओ. अब उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ. As per as for contingencies and events occurring after balance sheet date, adjustments to assets and liabilities are not appropriate for the events occurring after balance sheet date if such event do not relate to the condition existing on the balance sheet date. The destruction of warehouse due to earthquake did not exist on the balance sheet date, therefore loss occurred due to earthquake is not to be recognized in last year. ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. अगले पैराग्राफ में दिया हाउएवर, तो मैं एग्जाम में क्या करूंगा, हाउएवर को डबल अंडरलाइन या बॉक्स कर दूंगा कि सर ये भी पढ़ो, नहीं तो आप मुझे ऊपर से ही जज कर लोगे. However, according to the standard, unusual changes affecting the existence of the enterprise after balance sheet date may indicate a need to consider the use of fundamental accounting assumption of going concern. ये भी आप एडवर्टाइज कर सकते हो खुद के नॉलेज की कि सर ड्यू टू दिस लॉस इफ द गोइंग कंसर्न इज अफेक्टेड, मतलब ये कंपनी चलेगी कि नहीं, ऐसा सवाल आने लगा. इन दैट केस आपने सोचना चाहिए. If it is affecting the going concern assumption, as per information given in the question, the earthquake has caused major destruction. Major destruction. Therefore, fundamental accounting assumption of going concern would have to be evaluated. उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं उस पे क्वेश्चन मार्क ही आ गया. कोई बोलेगा क्या एक वेयरहाउस गिर गया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई बोलेगा हाँ यार होता है, तो बोला इवेल्युएट करो. कंक्लूजन नहीं दिया उन्होंने. Considering the going concern assumption is still valid, the fact of earthquake together with the estimated loss of 30 lakh should not be adjusted in the books but should be disclosed by the appropriate authority and also in the report of that authority. तो adjusting event नहीं है लेकिन disclosure करना जरूरी है. तो हमने उससे भी अच्छा आंसर दिया. Ideally it is non-adjusting event. If you think it is having substantial impact then disclose it. Otherwise at least adjust it, otherwise at least you should disclose it at the end. हमने तीनों लिख दिए. हाँ फुटनोट में दिखेगा और डायरेक्टर रिपोर्ट में. देखिए डिविडेंड ये एक हमेशा इमोशनल चीज होती है, वो एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल होता है. अगर मेरे घर पे मेरी बहन की शादी है उसको पैसे चाहिए तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं डिविडेंड दिला पाहिजे, और दूसरा मेरे बाजू में बैठा हुआ बोलता है मेरे पास बहुत एक्सेस कैश है, कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही तो रहने दो ना कंपनी में, तो कोई डिविडेंड की जरूरत नहीं. दैट इज ऑल इमोशनल कॉल. तो वहां पे डिस्कशन में दिखाया जाएगा कि आई एग्री सर कि आप देख रहे हो 50 CR का प्रॉफिट है, इधर देखो ना 40 CR का लॉस बाय थेफ्ट है या फायर है, तो वो डिस्कशन में बताया जाएगा. तो फुटनोट देना. तो आप इसको क्या करो साइड में लिख दो कुछ की पॉइंट्स, लाइक आप ऐसा लिखो कि आप इसको एग्जाम में लिखते वक्त कैसे लिखोगे. तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, नॉन एडजस्टिंग can be adjusted if affects substantially. नहीं तो क्या करो मालूम है आपको, 3 कोड निकाल लो. हे बघा थांबा मी अजून सोपं सांगतो तुम्हाला.
जरा मेरी तरफ ध्यान दो। ये जो नीचे हमने जगह रखी है ना, उसको हम एक कोड दे देते हैं। मैंने कोड का एक बहुत अच्छा चीज देखी थी। मैं सह्याद्री हॉस्पिटल में कुछ रीजन से था, अचानक है ना सायरन बजा और अचानक लोगों की भागदौड़ स्टार्ट हो गई। हमको बोला एक साइड में जहां पे वही रहो वही रहो, और सब लोग चिल्ला रहे थे कोड पिंक कोड पिंक कोड पिंक। जो भाग रहे वो भी चिल्ला रहे कोड पिंक। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर 10 मिनट बाद सब ठीक होने के बाद मैंने वॉचमैन से पूछा ये कोड क्या था, तो फिर उसने मुझे मैन्युअल दिखाया। कोड पिंक का मतलब किसी का बच्चा खो गया है, तो अभी हॉस्पिटल इतना बड़ा है उसको ढूंढना है। तो फिर मैंने पूछा मिला क्या बच्चा? बोला नहीं नहीं सर, वो डेमो रन था कि हम अलर्ट होते हैं कि नहीं। बच्चा खोया नहीं था, लेकिन बीच बीच में अचानक से ऐसा एक डेमो रन हम लेते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो, तो ऐसे कोड अगर लिख के रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जैसे अगर हमने बोला कोड 1 मतलब एडजस्ट, या कोड ए दिया तो एडजस्टेबल इवेंट, मैं 1 देता हूं। हाँ पहले मैं लिख लेता हूं, एडजस्टेबल इवेंट इज इक्वल टू जे काही राहिलं ते राहू द्या, आधी इकडे लक्ष, इज इक्वल टू बी एडजस्टेड इन लास्ट ईयर बुक्स। सेकंड, नॉन एडजस्टेबल इवेंट, not to be adjusted and ignore. Third, disclosure event. So not to be adjusted but disclose. Right? ऐसे 3 कोड दे दिए, लिख लो, फिर देखो हम आंसर को कैसा लिखते हैं। अभी लिख लो पहले ये। पण माझ्या लक्षात आलं की मी जे थकतोय ना ते हे बोलून बोलून थकतोय, एज यू राइटली सेड अँड आयडेंटिफाइड. तो एडजस्टेबल इवेंट है टू बी एडजस्टेड इन लास्ट ईयर बुक्स. नॉन एडजस्टेबल इवेंट है नॉट टू बी एडजस्टेड एंड इग्नोर. डिस्क्लोजर इवेंट मीन्स नॉट टू बी एडजस्टेड बट डिस्क्लोज. 1 2 3. राइट. अभी हम इन तीनों कोड वर्ड्स को याद रखेंगे और आंसर को उसका टैग लगा देंगे, तो आप आंसर लिख सकते हो. तो 1 इज एडजस्टेबल, 2 इज नॉन एडजस्टेबल एंड इग्नोर्ड, 3 इज नॉन एडजस्टेबल बट डिस्क्लोज. रेडी. चलो, सिर्फ इसके एमसीक्यूज में मजा आने वाला है क्योंकि दोनों हो सकते हैं ना. वो अब पढ़ो सेकंड और मुझे बोलो इसको आप क्या कोड डालोगे. अर्थक्वेक था तो बेसिकली इट इज नॉन एडजस्टेबल, बट आपने डिस्क्लोज करना चाहिए, तो इसको क्या लिख दोगे आप. कोड 3. सापडला का इसका. सिर्फ 3 लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा. फर्स्ट के लिए क्या था हमारा, एडजस्टेबल था, तो कोड 1. अब इसको मिक्सचर देना पड़ेगा. कोड 4 है ना. कोड 4 जो है उसको हम क्या डालेंगे, नॉन एडजस्टेबल बट हैविंग सब्सटेंशियल इंपैक्ट दस सजेस्ट टू बी एडजस्टेड. लिख दो कोड 4. बेसिकली नॉन एडजस्टेबल, बहुत सारे कोड 4 में ही आने वाले हैं, बट suggested to be adjusted if it has substantial impact on
last year financial position of balance sheet date. Basically non-adjustable, but suggested to be adjusted if it has substantial impact on last year's financial position of balance sheet date. Right? चलो देखें, तो ये पहला, इसको कोड 4 आएगा, है ना। 3 जहां पे भी आपको लगता है सर ये जरा डिटेल में लिख के दो बोलना मुझे, जहां पे आपको लगता है हम ड्राफ्ट कर सकते इसका आंसर तो ठीक। अ कंपनी हैज फाइल्ड अ लीगल सूट अगेंस्ट debtor from whom 15 lakh is recoverable on 31st March 21. The chances of recovery by way of legal suit are not good as per legal opinion given by the council in April 21. Can the company provide for full amount of 15 lakh as RDD provision? It was known on balance sheet date कि भाई ये डेटर है, राइट, और अभी आपको कुछ दिनों बाद पता चला कि भाई रिस्क है, तो ऑलरेडी प्रोविजन करनी चाहिए। तो एडजस्टेबल इवेंट मतलब कोड 1। अरे नीचे लिखना करा ना, नहीं पढ़ने का प्रॉब्लम ऐसा है कि आपकी आवाज इसमें नहीं आएगी ना, तो मला परत सांगणंच दे, रिकॉर्डिंग में आपको आवाज ही नहीं आएगी। रहने तो अभी एक दिन और वो माइक लाएंगे तो फिर आपको ही जिम्मेदारी दे दूंगा, ठीक है। चलो आज रहने दो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 4, SMIQ 4, in preparing the financial statement of R Limited on 31st March 21, you come across the following information. State with reason how would you deal with this in financial statement. The company invested 100 lakh in April 21 before approval of financial statement by board in the acquisition of another company doing small business, the negotiation of which had started during the year. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 31 मार्च को निगोसिएशन चल रहा था, लेकिन डील कंफर्म हो गया अगले महीने में, अप्रैल में, तो क्या करना चाहिए? एडजस्टिंग इवेंट मतलब आपका कहना है कि लास्ट ईयर में जाके आप एसेट साइड में वो लिख दो, आपको लगता है डिस्क्लोजर, ये पूरा ऐसे ही चलने वाला है। कभी आपको लगेगा डिस्क्लोजर होना चाहिए, कभी लगेगा नॉन एडजस्टिंग। ओके, अगर रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड कैसे करोगे? क्योंकि पेमेंट तो अप्रैल में हुआ है, तो मैं कहूंगा प्रोविजन करके रखनी पड़ेगी, राइट। प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी, अगर आपने एडजस्टिंग किया तो, नहीं तो फिर डिस्क्लोजर आएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं उनका क्या कहना है। ये एस ऐसा ही जाने वाला है, असं सगळीकडे असंच होणार। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या दिया है। कौन सा क्वेश्चन 4? एज इट इज पढ़ रहा हूं। एज पर 4 डिफाइंस इवेंट ऑकरिंग बैलेंस शीट डेट एज दो सिग्निफिकेंट इवेंट बोथ फेवरेबल, तो डेफिनेशन दे दी उन्होंने। अकॉर्डिंगली द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी इज एन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये तो कंफर्म, आपको देखिए एग्जाम में 10 क्वेश्चन नहीं आने वाले, एक ही आने वाला, तो उसमें आपको ठीक से लिखना है कि ये इवेंट S4 के हिसाब से, इसलिए मैंने डिटेल लिख के दिया, आपको वैसे ही जानना है। Accordingly, acquisition is ठीक है वो कंपनी। However, no adjustment to assets and liability is required as the event does not affect the determination and the condition of amount stated in the financial statement on 31st March. The disclosure should be made in the report of the approving authority for such event that represent the material changes and commitment affecting the financial position. Thus, the company should disclose it in the report of approving authority to enable the user of financial statement to make proper evaluation and decision. तो उनका कहना है that was just a discussion which was started, confirm बाद में हुआ है, so it was not known on the balance sheet date, तो ये non adjustable है, but आप disclosure दीजिए। और मैं आपको बता दूं डिस्क्लोजर कहाँ देना है, 2 चीजें याद रखिए, as a footnote as well as in the report of the authority। डिस्क्लोजर को दोनों लिखना चाहिए, हाँ।
तो क्या है कोड? कोड 3 कि नॉन एडजस्टिंग है लेकिन डिस्क्लोजर देना चाहिए। फिफ्थ, अ लिमिटेड कंपनी क्लोज्ड इट्स अकाउंटिंग ईयर ऑन 30 जून, 30 जून को ईयर एंडिंग है, हाँ, एंड द अकाउंट्स वेर अप्रूव्ड ऑन 20th ऑफ अगस्त। तो जून मतलब जुलाई और अगस्त इसके बीच में जो होगा वो 20 अगस्त तक। कंपनी वॉज एंगेज्ड इन लाइंग पाइपलाइन ऑफ फॉर द ऑयल कंपनी डीप बीनीथ द अर्थ while doing the boring work on 1st September. It made a rocky surface for which it estimated that there would be an extra cost of 80 lakh. You are required with reason how to event. क्या है ये कोड पे? ये एएस के परव्यू के ही बाहर है, राइट? तो ये सच में कोड 5 आ गया कि दिस इवेंट इज आउट ऑफ परव्यू ऑफ AS4। ये भी पूछा जा सकता है, तो चलो लिख देते कोड नंबर 5। आउट ऑफ रेंज या परव्यू लिखो, उनको अच्छा लगेगा वर्ड। परव्यू दैट इज रेंज ऑफ AS4। समझ में है ना? आउट ऑफ रेंज क्यों हो गया? क्योंकि अप्रूवल के बाद आए हो आप। और क्या ये तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ वो देखा कि नहीं कि डेट पे ही उड़ा दिया उसको? हुआ ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया और आपने उसको कोटेशन दिया, लेट्स अज्यूम 5 करोड़ में कर दूंगा पाइपलाइन जमीन के नीचे से, लेकिन अब जाके रॉकी सरफेस लगाया और उसकी वजह से आपको 10-20 लाख रुपए लॉस होने वाला है। अभी वो रिकॉर्ड करे कि ना करे लास्ट ईयर, तो आइडियली इट शुड नॉट बी, क्योंकि ये आता ही नहीं है S4। लेकिन सर इसको ड्राफ्ट कैसे किया उन्होंने? देखिए सिंपल किया एकदम, वही फिर से डेफिनेशन दी है कि इस पीरियड में होनी चाहिए एंड ऑल दैट। The given case is discussed in the light of above mentioned definition and requirement of AS4. In this case, the incidence which was expected to push up the cost became evident after the date of approval. So it is not event occurring after balance sheet date and not covered by AS4. So should be recorded in current year only. उन्हें नहीं दिया, हम दे देंगे कि लास्ट ईयर में जाने का नाम भी मत लो, जो करना है इस साल करो। क्लियर है? तो कोड 5। Sixth, while preparing its final account for the year ended 31st March 21, a company made a provision for bad debts 5% on debtors. Last week of February, trade receivable of 2 lakh had suffered heavy loss due to the earthquake. हमारे कस्टमर के यहाँ पे earthquake हुआ था। The loss was not covered by insurance. तो समझ में आ गया कि भाई ये बर्बाद होने के कगार पे है। In April 21, the trade receivable became bankrupt. Can the company provide for loss? का क्या आप लास्ट ईयर में जाके प्रोविजन करनी चाहिए? नहीं, प्रोविजन तो 5% ऑन टोटल डेटर्स है। तो फर्स्ट थिंग ये परव्यू में आता है, ये आप लिखो एग्जाम में, राइट? सेकंड थिंग कि इवन दो इट हैपेंड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, द फैक्ट वाज नोन ऑन द बैलेंस शीट डेट कि भाई उसको प्रॉब्लम हुआ है, तो यू शुड गो बैक एंड इंक्रीज योर आरडीडी प्रोविजन। अभी ऐसा मेरा कहना है, देखते हैं। As per AS4, asset and liability should be adjusted for the event occurring after balance sheet date, which provides additional evidence to assist estimation of amount relating to the conditions existing in the balance sheet date. So, full provision for bad debt of 2 lakh should be made to cover the loss arising due to insolvency as on 31st March. It is because earthquake took place before the balance sheet date. Had the earthquake taken place after balance sheet date, then it would have been treated as non-adjusting event but only disclosure event. ये लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे उन्होंने आपके लिए लिख दिया कि अगर ये earthquake 31st मार्च से नहीं होता, पहले 1 अप्रैल को भी होता, तो फिर आप उसको एज अ डिस्क्लोजर मानते, लेकिन अगर earthquake हो चुका है, आपको मालूम है, तो इट्स अ एडजस्टिंग इवेंट। तो कोड 1 था क्या? वो भी इंपॉर्टेंट है कि कोड क्या है याद रखें, नहीं तो डिकोड करते वक्त गड़बड़ हो जाएगी ना। 7th, Y Limited has booked debt and has doubtful over recoverability of some of the debtors. The amount that cannot be recovered is not quantifiable. समझ में नहीं आ रहा है कितने bad debts होंगे। Thus, Y Limited is of the opinion that provision for RDD should not be created. Y Limited create provision for certain other expenses whether contention of Y Limited is correct.
वो बोल रहे हैं देखो भाई आरडीडी करना चाहिए, हम भी मानते, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कितने अमाउंट का करें, इसलिए हम आरडीडी प्रोविजन नहीं करेंगे। ओके, कितना परसेंट? ओके, मैं तो कहूंगा 100% आरडीडी प्रोविजन करो। मुझे लगता है इन 10 लोगों में से एक चोर है, तो सबको पहले अंदर डालो, क्योंकि वो कोई भी एक भाग गया तो वही चोर हुआ। तो मैं तो कहता हूं 100% आरडीडी कर दो, देखते हैं उनका क्या कहना है। एज पर 4 contingencies, if it is likely that हाँ, हम भूलना नहीं चाहिए कि हम सिर्फ इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं देख रहे हैं, इसका नाम contingencies भी है, तो उस पर भी ध्यान दो। Contingency will result in loss to the entity. It should create a provision for that contingency on the estimated basis. Based on the above, the contention that provision for doubtful debt is not to be created is only because it is not quantifiable is not correct. Hence, Y Limited should make a provision on the basis of estimation. तो फिर हम ऐसा लिखेंगे कि Y Limited should either create 100% provision or should appoint an expert who will help to find out the percentage of provision. But at least on estimation basis provision must be made. तो ये हमारा आंसर सही आया, लेकिन इसके कोड नहीं है क्योंकि ये तो कॉन्टिजेंसी वाली चीज हो गई, तो हम साइड में लिख देते क्रिएट प्रोविजन ऑन एस्टिमेशन। मैं तो कहूंगा ऐसा कभी भी टाइम मिलेगा तो ये आंसर लिख लो, अगर आपको लगता है तो। आपको लगता नहीं इससे मैं कभी भी आंसर लिख सकता हूं तो ठीक। Next, A Limited has sold its building for rupees 50 lakh to B Limited and has also given the possession to B Limited. The book value of building was 30 lakh on 31st March. The documentation and legal formalities are pending. The company has not recorded the sale and has shown the amount received as an advance. Do you agree with this? बोलचाल हो चुका है, उसने एडवांस 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए दिया है, बेचने वाला ये कंफर्म है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। तो हमने सिर्फ क्या किया, जो पैसे आए हैं उसको लिख दिया एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्डिंग। तो अभी आप बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्डिंग। तो उन्होंने किया वो सही किया है, तो जो पैसे आए उसका रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना कुछ, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है बाद में। अब ये आप इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट मत देखो, ये आप कॉन्टिजेंसी से भी देखो। सिंपल है, देखिए मैं आपको एक एक सवाल पूछता हूं, आप बताओ। एडवांस रिसीव्ड है तो हमारे क्लाइंट ने बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, सॉरी एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट एसेट अकाउंट दिखाया, बैंक एसेट में ऐड हो गया, एडवांस रिसीव्ड लायबिलिटी में दिखा दिया। क्या ये सही है कि गलत है? ये सही है अगर आपको लग रहा है। सेकंड, बिल्डिंग वो अभी भी खुद के बुक्स में दिखा रहा है, बोल रहे हैं अभी कहां डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, दूसरा वाला नहीं दिखा सकता तब तक बिल्डिंग। तो आपका क्या कहना है, सेलर के बुक्स में बिल्डिंग दिखना चाहिए कि परचेसर? तो आपका कहना है कि एडवांस रिसीव्ड तो दिखाना ही पड़ेगा बुक्स में क्योंकि बैंक को डेबिट हुआ है। अब पोजीशन एंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट, इसमें भी गड़बड़ हो सकता है, तो चलिए देखते हैं उनका क्या कहना है। हम में झगड़े लगा रहे। The economic reality and substance of the transaction is that rights and beneficial interest of the property has been transferred, although legal title is not transferred. So A Limited should record the sale and recognize gain of 20 lakh to P&L account. Building should be de-recognized in the financials. तो सेल दिखाओ सर, इसको जरा लिख के ही दे दो हमें। चलो आ जाओ लिख लेते हैं इसको, मैं इसके लिख देता हूं शो एज सेल्स, शो एज सेल्स ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग। हे म्हणजे आम्हाला वाटलं म्हणून आम्ही असं लिहिणार या फॉर्मॅट मधलं यायचं,
लेकिन हम उसको क्या करेंगे, फिर से एक बार पॉलिटिकली करेक्ट करेंगे आंसर। ये मैं आपको बता दूं, नोट्स में आपको जरा नीचे जाना है, मैंने एक पेज ब्लैंक रखा है, कुछ ट्री डायग्राम लगा तो इसलिए, तो ऐसा आप बोलोगे यार कुछ दिया ही नहीं इधर। क्वेश्चन नंबर क्या है? अब मैं फैक्ट ऑफ द केस वगैरह नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट आते हैं आंसर पे। सर आप फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखने वाले, मैंने बस फैक्ट ऑफ द केस ऐसा ही लिखा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखी है। रिलेटेड प्रोविजन एंड कंक्लूजन। As per the information given, and considering provision of AS4, नाम आप बाद में लिखो एग्जाम में, डैश A, if there is still uncertainty about completion of contract, then company should not record sale of building and record advance received only. Advance received as a liability only. हाँ, तो उसके बुक्स में वो दिखेगी, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस अगेंस्ट बिल्डिंग अकाउंट। कितना एडवांस मिला था आपको? नहीं, 30 लाख तो बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग की वैल्यू 50 है, नहीं सॉरी, 30 लाख बुक वैल्यू है, 50 सेलिंग प्राइस, और एडवांस नहीं है, ठीक। राइट, एंड बी, if the purchaser has been transferred the beneficial interest into bracket here possession, if the purchaser has transferred the beneficial interest to, sorry, purchaser has been बराबर लिखा है मैंने, has been transferred the beneficial interest here possession, then record it as sales even if ownership is not yet transferred.
कहीं नहीं है। हैज बीन ट्रांसफर्ड, परचेसर हैज बीन ट्रांसफर्ड, परचेसर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, परचेसर को मिल रहा है। मैंने एक बार ग्रामर की मिस्टेक शेयर कर दी तो आप तो मेरे सर पे बैठ गए भाई। परचेसर मतलब बिल्डिंग जो परचेस कर रहा है। ठीक है, पण ती कंपनी असेल तर ठीक है, इंग्लिश के सर को बाद में बुला लेंगे। चलो, हैज बीन ट्रांसफर्ड, ओनरशिप इज नॉट येट ट्रांसफर्ड, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट इनटू ब्रैकेट एडवांस रिसीव्ड, राइट, अमाउंट और परचेसर अकाउंट डेबिट amount receivable to building account 30 lakhs to profit on sale of building account. $20 lakhs। तो इसको कहते हैं हमने बिल्डिंग डी रिकॉग्नाइज कर दी। रिकॉग्नाइज करना मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करना, डी रिकॉग्नाइज मतलब आपने बुक से उसको निकाल दिया। मैं यहां पे लिख के रखता हूं, आपको अगर ऐसे कुछ वर्ड डालने हैं। सही है, बाकी ग्रामेटिकल ढूंढ के लाओ फिर बात करेंगे। ओके, मुझे ग्रामर आता होता तो मैं इंग्लिश सीखा था ना भाई। ग्रामर याच्यामध्ये मर आल्यामुळे नकोच ते आपल्या अंगाशी। क्वेश्चन नंबर 9 लिख के हो गया सबका? आर साइलेंट होता है एटलीस्ट इंग्लिश का इतना तो मैं एडवांटेज उठा लूं कि आर साइलेंट होता है। मैं वही चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है कि नहीं। नहीं देना है, वो लाल बटन नहीं दबाना है, कंसेप्ट पर लक्ष्य दिया। देखिए, टीचर की मिस्टेक निकालना सबको अच्छा लगता है, लेकिन टीचर सुधरने के लिए तैयार तो हो, तो मैं नहीं हूं तो काय को मिस्टेक निकाल रहे भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 राज लिमिटेड वॉज sued बाय अ कॉम्पिटिटर, मतलब राज लिमिटेड पे केस डाली है कॉम्पिटिटर ने ऑफ 15 लाख फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। तो इसने उसका लोगो भी को कुछ यूज कर लिया। Based on the advice of company's legal counsel, Raj Limited provided for a sum of 10 lakh in its financial statement. उसने उसको समझ में आया कि जाने वाले 10 लाख अपना फ्रॉड पकड़ा गया है, तो उसने 10 लाख का प्रोविजन कर दिया। ऑन 18th में, मतलब बैलेंस शीट डेट को मालूम ही नहीं था, उसने एक्सेप्ट भी किया था, प्रोविजन करके रखी थी, सो इट वाज नोन ऑन बैलेंस शीट डेट। ऑन 18th में कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द पार्टी एलिजिंग द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क and ordered Raj Limited to pay aggrieved party rupees 14 lakh, 4 लाख और देने पड़े। The financial statement were prepared by company's management on 30th April and approved on 30th May। तो 30th May तक आपका रेंज है, तो 18th May is event occurring after balance sheet date। तो अब सवाल है कि 4 लाख का क्या करेंगे? Is it to be adjusted? देखो, उसको उस दिन मालूम था कि अपने पे केस है, उसने 10 लाख की प्रोविजन करके रखी थी और बाद में 4 लाख रुपए उसके सर पे और आए,
तो 10 लाख के लिए सवाल ही नहीं, वो प्रोविजन हो चुकी है. शुड 4 लाख बी एडजस्टेड इन लास्ट ईयर्स बुक्स और शुड इट बी जस्ट डिस्क्लोज एज अ फुट नोट और शुड इट बी इग्नोर्ड? देखिए, फर्स्ट थिंग, इट वाज नोन ऑन द बैलेंस शीट डेट. इवन यू हैव क्रिएटेड अ प्रोविजन एंड देन इट इज कंफर्म्ड बिफोर द अप्रूवल. So I personally feel it should be adjusted in the last year. You should increase the provision. तो देखते हैं. In the given case, since Raj Limited was sued by competitor for he has already made the provision. Decision came on 18th May for additional payment. Raj should adjust the provision of 4 lakh to reflect the award. एक तो पहली चीज मुझे समझ में आती लॉ की भाषा कि जब आपको पेनल्टी देनी पड़ती है उसको अवॉर्ड क्यों कहते हैं? हाँ, अवॉर्ड डिक्रीड बाय कोर्ट to be paid to its competitor. तो yes, it is adjusting event. तो कोड 1. हाँ, त्याला अवॉर्ड आहे, पण आम्हाला काय? नहीं, आम्हाला आपल्याला कोड 1. वैसे तो लॉ में बहुत सारी चीजें हैं कि जिसपे क्वेश्चन मार्क है. फॉर एग्जाम्पल, तो जज सशासारखी टोपी घालून का बसतो? अभी वो निकाल दिया. उस पर भी केस डाली थी किसी ने. अरे मेघना मॅडम गेला, त्यांना बोलवायला पाहिजे. तुम्हाला जुने पिक्चर बघा, तो जज आहे ना, अशी एक फरची आणि त्याला असे बकरीसारखे कान पण असायचे असे असे. उसका रीजन शायद वो ये था कि तब ये इंग्लैंड में ठंड हुआ करती थी, म्हणून ते असेल. ये पहला. हाँ, सेकेंड थिंग कि ब्लैक कोट पहनना कंपल्सरी क्यों है? जहां पे इतनी गर्मी है हमारे देश में, त्याच्यावर पण वकिलांनी केस टाकलेली आहे बरं का, की तुम्ही ही आमच्याकडनं हे ब्लॅक कोटचं कंपल्शन काढून टाका, स्किन डिसीजेस होत आहेत त्याच्यामुळे, कारण ते ब्लैक कलर सबसे ज्यादा धूप एब्जॉर्ब कर लेता है. तो अभी उन्होंने बोला है कि लोकल लेवल कोर्ट में सिर्फ टाई भी चलेगा. तो अभी उतना एक हुआ है, अभी मैम बताएंगे डिटेल में. एक और मुझे समझ में नहीं आती कि इतनी केसेस पेंडिंग है और कोर्ट इज द ओनली एंटिटी जिसको 1 महीना पूरी छुट्टी होती है. मे महीन्यामध्ये पूर्ण सुट्टी. शाळा आणि कोर्ट यांनाच सुट्टी असते फक्त. तो ये ऐसा क्यों है? उसका रीजन तब का ये था कि तब सारे जजेस, सारे एडवोकेट्स ये अंग्रेज थे, तो उनको छुट्टियों में वहां पे जाना होता था. त्यांना इकडची गर्मी सहन नहीं व्हायची म्हणून ते तिकडे जायचे. सो 1 महीना कोर्ट बंद. इधर अपने यहाँ पे इतने पेंडिंग केसेस है, आजही कोर्टाला 1 महीना सुट्टी असते. उस पर भी केस डाली गई है जो कि चल रही है. अभी करेंगे आई विश. और कोर्ट, अगर आपके पास एक तरफ वकील बैठे हुए जिनको काम नहीं है, एक तरफ केसेस पड़ी हुई जो सॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर आप शिफ्ट ड्यूटी क्यों नहीं करते? 8-8 तासाच्या 2 शिफ्ट करा. सो दैट इज पॉसिबल. वकील खुश हो जाएंगे, भाई डबल काम मिल गया, पार्टनर ले लो, मॉर्निंग शिफ्ट मैं संभालता हूँ, इवनिंग तू संभाल. चल रहा है, उस पर भी केस डाली हुई है. ऐसे बहुत सारी केसेस है कोर्ट में. हाँ, म्हणजे केसला लवकर निकाल लागला पाहिजे, ही केस पण कधीची पेंडिंग असेल कदाचित. नहीं तो वैसे बदलापुर के पुलिस वाले है ही, डायरेक्ट गोली. एग्जैक्टली, करना तो एक ही काम है. चलो एनीवे, एक एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट विथ रीजन हाउ वुड द इवेंट्स बी डेल्ट विथ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रदीप लिमिटेड ऑन 31st March 13. एन एग्रीमेंट टू सेल अ लैंड फॉर, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, रुपीज एक्चुअली, वो कन्वर्जन में गड़बड़ करते. रुपीज 30 लाख टू अनदर कंपनी वॉज एंटर्ड ऑन 1st March. कब किया था आपने? 1st March को आपने लैंड सेल करा था. मुझे लगता है वो सिमिलर ही केस आएगी. एग्रीमेंट हो गया था टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं उसको. द वैल्यू ऑफ लैंड वॉज 20 लाख रुपीज इन द बैलेंस शीट. ऐसे कर देने का, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू रुपीज. However, the sale deed was registered on 15th April. Agreement to sell अलग होता है और sale deed अलग होता है. हाँ, एग्रीमेंट टू सेल मीन्स आई एम रेडी टू सेल सब्जेक्ट टू शी विल पे द अमाउंट, और सेल डीड मतलब सब पैसे मिल गए, नाउ इट इज कंफर्म. तो निगोशिएशन विथ अनदर कंपनी फॉर एक्विजिशन ऑफ इट्स बिजनेस, अच्छे 2 अलग अलग केसेस हैं. तो एक निगोशिएशन चल रहा था 2 फरवरी को, प्रदीप लिमिटेड इन्वेस्टेड 40 लाख. तो ऊपर वाली 2 केसेस कंबाइन कर दी उन्होंने. तो पहला सेल का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एग्रीमेंट टू सेल अगर है, इफ इट इज कंफर्म, और अगर उसको कुछ बेनिफिशियल राइट्स दी है तो रिकॉर्डेड एज सेल, अदरवाइज रिकॉर्डेड एज एडवांस रिसीव्ड. और इन्वेस्टमेंट के केस में इवन दो द टॉक वाज ओपन ऑन दैट डेट बट परचेस्ड आफ्टरवर्ड्स, it should not be adjusted, but if it is affecting the financial position on the balance sheet date, it can be adjusted, right?
तो मुझे लगता है अभी ये आप ट्राई कर सकते हो, है ना? अगले वाले सारे करेंगे ट्राई आज, कल मुझे बोलिए। सारे 5-5 मार्क के लिए हैं। एक सेकंड, इसका कुछ बाकी है? पक्का? ठीक है। तो दिस वाज एएस नंबर 4 और इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आज ट्राई कीजिए। आई थिंक मैंने एमसीक्यू 4 ही है, मैंने उसके आंसर भी दिए। चलो देख ले क्या एक बार, देखते हैं एमसीक्यू में। कॅश अमाउंटिंग टू 4 लाख स्टोलन बाय कॅशियर. सॉरी, तुझ्या प्रश्नाकडे नंतर येतो. Cashier on 1st March was detected in April. The financial statement for 31st March were approved by director on 15. वही है, लॉस हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे ना आप आपका पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते, एमसीक्यू है। अभी देखते हैं। As per S, this is dash for the financial statement. Adjusting event, non-adjusting contingency provision. Adjusting event. अब वहां पे हम दे सकते थे ना, subject to it is affecting materially. यहाँ पे क्या करें? देख लो क्या बोल रहे हो। ए एडजस्टिंग इवेंट, ठीक आहे बाबा, तू म्हणशील 10. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर. बोलो आप पढ़ो, मैं नहीं एवढं वाचना. और उसमें आपको याद रखना है फेवरेबल और अनफेवरेबल बोथ इवेंट्स आर कवर्ड. तो ए और बी को हटा दो ना, ए को सिर्फ फेवरेबल है, बी को सिर्फ अनफेवरेबल है. सी, those significant events, both favorable and unfavorable, that occur between the balance sheet date and the date on which financial statements are approved. C is the correct answer. S4 does not apply to. डायरेक्ट खालना उत्तर बघून ऑल ऑफ द अबव. ऑब्लिगेशन अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए S15 रखा हुआ है, तो ये नहीं आएगा. कमिटमेंट अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म लीज, इसको S19 रखा हुआ है, ये नहीं आएगा. तेरे लिए है ना भाई S15, तू जाना S19 में. लाइबिलिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस है, किसी भी एस में कवर्ड नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी एक्ट में कवर्ड है. सो ऑल ऑफ द आर नॉट कवर्ड. क्या है? लिमिटेड सोल्ड बिल्डिंग 50 लाख. हाँ, तो क्या है? द कंपनी शुड रिकॉर्ड द सेल, कंपनी शुड रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, बोथ. हुई गवा. तो हियर वी एंड अप विथ एस नंबर 4 और कल आप मुझे इसके बारे में पूछ सकते हो जब हम मिलेंगे. तो आज यहां पे रुकते हैं. थैंक यू.